Good morning, sir. Good morning, Bucho. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. देखिए, सबसे पहले तो ये अधूरा डिस्कशन पूरा करें। मैंने एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर दिया था जिसकी चार्ज डेंसिटी वारी कर रही थी, चेंज हो रही थी। तो सबसे पहले तो हमने टोटल चार्ज निकाला, उसके लिए एक एलिमेंट मैंने इसमें कंसीडर किया, उस एलिमेंट में स्मॉल चार्ज निकाला और उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब हम बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. आ रही है. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो बच्चों, अगर हम स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो भी स्फीयर के बाहर ही होगा। अब ये तो स्फीयर मान लो आप, है ना, ये तो स्फीयर है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना है तो हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे और वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें यहाँ निकालना है आउटसाइड द स्फीयर, तो बेटा आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस लेंगे। देखो, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये बोल ही सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा ऐसे, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा इसी तरह से। तो बच्चों, ये हमें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर सिलेंड्रिकल होता तो हम सोचते, तो बेटा हमारा जो फ्लक्स आएगा वो आएगा E/4πr², और फ्लक्स होता है Q/ε0। और बेटा हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बताइए? Sir, pi rho naught r square. बेटा एक तो परिधि, आपको r² और r³ में डिफरेंस नहीं दिखता क्या? आप स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं बेटा? ये छोटी छोटी पाई रो नॉट r³ लिखा हुआ है ना, बस उसी को तो देखकर मैंने स्क्रीन को भी शिफ्ट किया था ताकि आप देख ले। बच्चों, एक बात डिसाइड करते हैं अभी। एक्चुअली मुझे नहीं अच्छा लगता, पहली क्लास होती है, आपको अगर नहीं बोलना तो मैं क्वेश्चन करना बंद करूं या आप मुझे रिप्लाई करेंगे, बस अभी फैसला करना है अपन को। फिर एक फिजिक्स दूसरे तरीके से पढ़ाई जाएगी जिसमें आपको मैं म्यूट कर दूंगा सबको और मैं ही बोलूंगा बस। तो आप डिसाइड कर लो अभी 1 मिनट में। अगर आपको आंसर नहीं देना तो मैं क्वेश्चन भी पुट अप नहीं करूंगा, है ना। 1 मिनट बाद बात करूंगा मैं आपसे। मैं भी म्यूट कर रहा हूँ अपने आप।
सर करेंगे रिप्लाई। सर रिप्लाई यस करेंगे। सर करेंगे। यस सर। अगर रिप्लाई नहीं आया तो इधर देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी में एक सेटिंग होती है ना। अभी अनम्यूट का ऑप्शन है ना, मैं इसे ये करूंगा और फिर आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना, समझ गए। अलाउ पार्टिसिपेंट में फिर आप कोई भी पूछना है आप चैट कीजिएगा, मैं आपसे आंसर की उम्मीद नहीं करूंगा। दैट्स इट। मुझे आंसर चाहिए, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आंसर चाहिए, या फिर मैं क्वेश्चन पूछना बंद करूंगा। बस दो ही ऑप्शन है। तो अब ध्यान रखिएगा आप, और बेटा ये ध्यान रखना, अगर आपको नहीं आता आप मना कीजिए, लेकिन मुझे चुप पसंद नहीं है कि मैं इंतजार करता रहूं, हाँ भाई बच्चे जवाब देंगे, बच्चे चाय की चुस्की ले रहे हैं साहब आराम से, मुझे पसंद नहीं है। मैं इगोइस्टिक टीचर हूं, मैं पहले बता दूं। अगर 1 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं आया, आधे मिनट के अंदर, तो मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। कितना चार्ज आएगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर? सर पाई रो नॉट आर क्यूब। पाई रो नॉट आर क्यूब। सर आई पाई रो रो नॉट नॉट। आर क्यूब। सर पाई रो नॉट आर क्यूब। तो आप वैल्यू बोलने की जगह ये भी बोल सकते थे कि सर गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज है, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर उसके अंदर रखा है। देसी लैंग्वेज में बात कीजिए, फिजिक्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो टोटल का टोटल चार्ज जो स्फीयर के अंदर है वो गॉसियन सरफेस के अंदर भी है, इसलिए टोटल चार्ज जो हमारा आएगा वो आएगा कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू की वैल्यू हम इसीलिए पहले निकाल कर रखे हुए हैं भैया, हमने वो टाइम पास के लिए नहीं निकाला था। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू इसीलिए हमने निकाला। पाई कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो नॉट आर क्यूब अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसे तो आप कॉपी करेंगे, समझ रहे हैं। और यस सर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। इसे कॉपी कर लीजिएगा और फिर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और पहले था स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये जो येलो पॉइंट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर देना है मुझे।
बच्चों चाहे गलत बताओ लेकिन मुझे बताओगे जरूर। 50% से ज्यादा चैप्टर हम कर लिए, अब आप बच्चे नहीं रहे कि आप आंसर कुछ भी ना दो। गलत बोलो, कुछ भी बोलो। जैसे परिधि है, मुझे एक बात अच्छी लगती है, ये लड़की बोलती तो है एटलीस्ट, तो आप बोलिए, बस चुप नहीं रहना मेरी क्लास में। श्रेया कल आप एब्सेंट थे, कल नहीं परसों मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि इस संडे को 12th क्लास का टेस्ट है, 11th का नहीं है, 12th क्लास का टेस्ट है। तो गॉस लॉ तक आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस यहीं तक आ रहा है, पोटेंशियल नहीं आएगा। अब मैं पोटेंशियल स्टार्ट करने वाला हूँ, वो नहीं आएगा टेस्ट में। ओके सर। सर आंसर जो है वो ये है, रो इंटू आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, है ना बेटा। फ्लक्स आएगा E इंटू 4πr², इसमें कोई डाउट नहीं, और ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। प्रॉब्लम ये है, इस बार स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ वो वाला चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। बच्चा गॉसियन सरफेस ये है डॉटेड वाला, इसके अंदर टोटल चार्ज नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम स्मॉल क्यू निकालने के लिए डेंसिटी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वॉल्यूम से, तो रो को 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो चैलेंज थोड़ा बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हमने टोटल स्फेयर में टोटल चार्ज निकालने के लिए यहां पर जो लिमिट लगाई थी वो 0 से कैपिटल आर लिमिट लगाई थी हमने, क्योंकि हमें टोटल स्फेयर का चार्ज निकालना था। अगर मैं इस लिमिट को कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर कर दूं तो मुझे 0 से स्मॉल आर तक का चार्ज मिल जाएगा। तो बस यही करना है आपको। आपको यहां पर कैपिटल आर को हटाकर स्मॉल आर लिमिट पुट करना है, और फिर इसे सॉल्व करके ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को स्मॉल क्यू की जगह पुट करना है। तो बच्चों अगर यहाँ स्मॉल आर लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर भी स्मॉल आर रहेगा। 4 से 4 तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा पाई रो नॉट बाय आर इंटू स्मॉल R4। तो स्मॉल क्यू आ गया पाई रो नॉट अपॉन आर इंटू R4। और बच्चों ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट है ये नीचे डिवाइड कर देंगे, पाई रो नॉट R4 अपॉन आर। मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, पाई रो नॉट R4 अपॉन आर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस बार फिर से पाई गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो नॉट स्मॉल R² R4 से कैंसिल होगा, R² आएगा, और नीचे आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो कोई बात नहीं हर्षित, तुम्हारा आंसर गलत है, पर ठीक है तुमने ट्राई तो किया। और बाकी लोग मिलाओ उनका कितना सही है। हर्षित तुमने वही गलती की जो मैंने काटा था, है ना? एग्जैक्टली यस सर। लेकिन बेटा ध्यान देना चाहिए था ना, मैंने ऊपर भी कहा था डेंसिटी को वॉल्यूम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। बिकॉज यस डेंसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। यस हाँ सर। यही तो सीखना है आउट ऑफ द, मैं जो ये डिस्कशन कर रहा हूँ दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड में नहीं है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
मेरा आपको बहुत कुछ कराने का मन है और मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर मुझे रेस्पॉन्स प्रॉपर चाहिए। ये मैं आपको हर बार याद दिलाऊं, वरना हम डिस्करेज होते हैं और हमारा जो डिस्कशंस है वो छूट देते हैं, फिर हम नहीं कराते। सर हाँ बेटा सर असाइनमेंट भी बोलो। करना था। Assignment, sir. सर आपने थर्ड असाइनमेंट। हाँ बस है ना, एक क्वेश्चन और है लास्ट, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन असाइनमेंट कर लेंगे। वेरी गुड, थैंक यू याद दिलाने के लिए। ये लास्ट डिस्कशन है, बस मैं छोड़ना नहीं चाहता कुछ भी। और अभी अभी मैंने बोला बस आप मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स देते रहिए भैया, बन जाना। तो भैया एक सिलेंडर बना रहा हूं मैं, एक मिनट बेटा होल्ड करना। कितना है भैया? 3। अभी मेरे पास है ना एक वापस दो। तो बच्चा ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में चार्ज फील्ड है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है। इस बार नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपके लिए खुशखबरी है, इस सिलेंडर में यूनिफॉर्म डेंसिटी है बेटा। ठीक है, तो इसको मैं फिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर अलग अलग बनाया हुआ है असेंबलिंग करके, तो ग्रीन कलर से फिल नहीं होगा, बट मैं लिख देता हूँ। सिलेंडर इज filled with uniform charge density rho. ये लो, यूनिफॉर्म है, बार बार याद दिला रहा हूं बेटा। इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है और सिलेंडर है ना इनफाइनाइट लॉन्ग है, ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है, लेकिन बस रेडियस फाइनाइट है, वो आपको मैंने दे दिया। लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E। पहले सिलेंडर के बाहर, बाद में सिलेंडर के अंदर। मुझे ये दोनों आंसर फटाफट बता दो, फटाफट नहीं आराम से करो। एंड ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद असाइनमेंट, उसके बाद टॉपिक चेंज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर ही आएगा, ओके। हाँ, इतना सा हिंट दे दिया है मैंने।
बच्चों इस बार चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए आप डायरेक्ट डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना, इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों कितना वेट करना है मुझे? सर बस 1 मिनट। दोनों में से एक आंसर तो, सर एक इनसाइड का आंसर तो आ निकाल ही रहा हूँ। जाना चाहिए यार। सर नहीं, आउटसाइड का बताऊं? आउटसाइड बता दे पहले मुझे। आउटसाइड का मेरा भी आ गया। बोलो रो बोलो बोलो बोलो। रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तेरा हर्षित? सर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अरे सर मेरा लैम्बडा भी कहाँ यही से आ आ गया। गया? जब मैंने रो दिया है तो लैम्बडा कहाँ से आ गया भाई? लैम्बडा सॉरी तब सर, डिफाइन करते हैं जब लीनियर, रुक जा बात पूरी करने दे। लैम्बडा तब लेते हैं जब लीनियर चार्ज हो। ये लीनियर चार्ज थोड़ी ना, ये तो वॉल्यूम है पूरा। ये तो एक हाँ ऑब्जेक्ट है पूरा, यहाँ तो डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी आएगा। सॉरी सर। तूने तो यही आंसर है सर। तूने तो सारा ही गड़बड़ कर दिया। मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ अब। बच्चों डायग्राम में शो नहीं कर रहा। एक सिलेंडर लूंगा बाहर, बस ऐसे रफ बना रहा हूँ। ऐसा एक सिलेंडर लूंगा, ये वाला, इसका ये वाला रेडियस स्मॉल आर होगा और लेंथ एल होगा। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आएगा? पहले तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। फ्लक्स होगा E इंटू एरिया। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर मत लिख देना। इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमारा जो क्यू होगा सिलेंडर के अंदर, वो होगा भाई जितना लेंथ गॉसियन सरफेस का था उतना ही लेंथ सिलेंडर का कवर होगा ना। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एल। मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाया था यहाँ पर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना सिलेंडर आया? सिलेंडर का भी तो एल लेंथ आया है, और सिलेंडर का रेडियस पाई आर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चों पाई और एल कैंसिल हो गए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। वेरी गुड। शायद ये मुझे लग रहा है, किसने बोला था? ऋत्विक ने बोला था, है ना ऋत्विक? सर Yes, मेरा sir. भी। वेरी गुड। हाँ ऋत्विक के बाद परिधि ने भी यस बोला था। वेरी गुड। तो बच्चों अब है ना आउटसाइड वाला निकल गया, अब इनसाइड वाले का शुरू कर दो आप। गुड परफॉर्मेंस। ऐसा ही एक सिलेंडर अंदर ले लो बस, जैसे बाहर लिया था।
यार। बेटा मुझे लग रहा है इतनी देर में हो जाना चाहिए था। रो आर 2 epsilon upon 2 epsilon naught. सर रो कैपिटल R 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं बेटा, कैपिटल आर तो यहाँ सर नहीं आएगा, रो आर अपॉन टू स्मॉल आर आएगा। Yes sir. देखो कितना चार्ज होगा, हम जो भी सिलेंडर यहाँ लेंगे, जो भी ये सिलेंडर लिया मैंने अंदर, तो इसका वॉल्यूम लेना है इस बार, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो ये आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल। तो पाई कैंसिल, एल कैंसिल और एक स्मॉल आर भी कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। सही लिखा है मैंने? Yes sir, यही आया. यस सर, यही आ रहा है। चलो बच्चों, कौन सा नंबर है ये? थर्ड। Third. आप भी ओपन कर लो, मैं भी ओपन कर लूं। हाँ बेटा, मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप यस और नो बोलेंगे। मेरे पास खुला ही नहीं अभी। आपके पास ऐप में ओपन हो रहा है ना? थर्ड। यस सर। Yes sir. यस सर। मेरे पास ओपन ही नहीं हो रहा। Is it network issue or anything else? एक मिनट, मेरे पास खैर खोलने को तो मैं हार्ड कॉपी डिवाइस से भी खोल सकता हूँ, पर ये ओपन होना चाहिए। हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए, किस किस को पूछना है? नो सर, नहीं पूछना। No sir. दोनों लड़कों की आवाज आई है, लड़कियों की आवाज दब गई, दोबारा बताएं। No sir. नो सर। हर्षित तेरे को क्या प्रॉब्लम है? ये तो कुलाम स्लो का नो नहीं सर, पूछना, मना तूने तो किया पहले यस मैंने। क्यों बोला? नहीं किया सर, मना ही किया था। मना किया है। क्वेश्चन नंबर 2। सर मुझे पूछना। नो सर, नहीं पूछना। अरे भाई बाकी लोग भी जवाब दे दो ताकि हम आगे जाएं। सर मुझे ऋत्विक कहाँ गया? यहाँ सॉरी सर, वो माइक अनम्यूट नहीं होता. नहीं पूछना. परिधि को पूछना है। यार ये क्वेश्चन अभी डिस्कस हो चुका ना शायद लास्ट लेक्चर में, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? नहीं सर मतलब इससे रिलेटेड ही होता है, ऐसा ही था रिलेटेड था, ऑलमोस्ट. वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना था और स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो निकालना था। तो परिधि आप अपना सॉल्यूशन सेंड करो, तब बताऊंगा मैं। ओके। पहले मैं ये देखना चाहता हूँ आप कहाँ तक पहुंच पाते हैं, है ना? फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करूंगा। वैसे भी इसने तो सेंटर पर पूछा है, तो ये तो और भी इजी हो गया।
यस, मुझे परिधि आपका सॉल्यूशन चाहिए बेटा कि इतने सिंपल क्वेश्चन में आप कहाँ अटकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। No, sir. No, sir. नो सर। श्रेया आपकी आवाज एक बार आई है बस मुझे तीनों क्वेश्चन में। अभी भी आप अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही, आपका माइक खराब है। नहीं आ रही आवाज। क्वेश्चन नंबर 4। नो सर। Yes, sir. पूछना है 4. ठीक है, वैसे है ना आवाज नहीं आ रही आपकी, तो एक तरीका है, आप है ना मुझे एक बार टेक्स्ट करना, जो जो डाउट पूछने हैं, नंबर लिख दो, ये बहुत अच्छा रहेगा ना, दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट 1 से 10 नंबर लिख दो जो डाउट पूछने हैं बस। हर्षित केवल चौथा पूछना है? Yes, sir. ठीक है, यस सर, मेरे को फोर्थ के लास्ट पार्ट नहीं होता। बाकी सारे बन गए? यस सर। ओके, लड़कियां परिधि क्या कर रहे हो आप? आपको कोई डाउट नहीं है इसके बाद? वैसे तो आप सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी लिखकर बैठ गए, आपकी ये वाली चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे यार मजा ही नहीं आता, आप लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं करते, पता नहीं क्या चाहते। एनीवे चलो, जो बता रहा है उसको बता देता हूँ। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं, मुझे नहीं पता उस समय आप थे या नहीं थे ऋत्विक। हमने स्पेशल डिस्कस किया, ये मुझे बहुत शायद ऊपर जाना पड़ेगा, काफी लंबी फाइल हो गई है। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला था वहां स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सब कुछ डिस्कस हुआ था। मैं यहां से मिल जाएगा, देखो ये है शायद, यहाँ पर ये रहा। तो मैंने आपको क्लियर बताया था, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अगर चार्ज r/√2 के ऊपर है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर r/√2 के नीचे है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके सर। इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल विल बी स्टेबल। स्टेबल कब होगा? व्हेन h इज ग्रेटर देन r/√2। तो मुझे बताइए, Yes. क्लास डिस्कशन जब डाउट में आता है तो आप पूछते क्यों? जस्ट क्लैरिफाई मी। इसका मतलब ये हुआ मैं कोई क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूँ और एग्जाम में आ गया तो आप छोड़ाएंगे, फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? जस्ट टेल मी। एक तो ये तो अपॉर्चुनिटी है कि मेरा क्लास डिस्कशन आपके एग्जाम में आ गया, उस अपॉर्चुनिटी की जगह आपने तो उसको छोड़ दिया, इसका मतलब ढंग से नहीं पढ़ रहे। ये देखो आपको दिखा दिया मैंने, कंप्लीट डिस्कशन किया, और पता है बहुत टाइम लगाया था इस डिस्कशन में, बहुत प्यार से पढ़ाया था। नोट्स पढ़िए ढंग से। Yes, sir. है परिधि, डांट लगाई तो एक Okay, और sir. लिख दिया। बेटा थोड़ा सा मैच्योर बनो, 12th में आ गए हो, फर्स्ट क्लास में नहीं हो आप। आप जानते हैं संजय सर कहाँ पकड़ेंगे और कहाँ छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से जानते हैं, आप 11th से पढ़ रहे हो मेरे पास। तो अब मुझे जरा सा भी चलाने की कोशिश नहीं करें कोई भी स्टूडेंट। 8th क्वेश्चन, अब बताओ इसमें क्या बताऊं बेटा। अगर हम बॉडी को रबिंग से चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अगर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वेट बढ़ जाएगा, और अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वेट कम हो जाएगा। तो मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, बस ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन भी पूछा तो आपने क्या पूछा। श्रेया आपका 10th क्वेश्चन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स बिटवीन देम इज F। बेटा आप मेरे पास फर्स्ट क्लास से हैं श्रेया, नहीं है? सर फर्स्ट क्लास में। तो बेटा ये भी नोट्स में कराया है मैंने, परसेंटेज ट्रांसफर वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए,
सो आई वांट योर सॉल्यूशन। 10th क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन सेंड कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती की। गुलाम स्लो जब मैंने पढ़ाया तो यहाँ पर काफी क्वेश्चन कराए होंगे कि 10% चार्ज ट्रांसफर कर दिया। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था ना, 25% ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू सेकंड, तो नया फोर्स कितना आएगा। और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप अपने नोट्स चेक कीजिएगा। मुझे लग रहा है आंसर भी सी होगा 10th का। यस सर। नहीं 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 नहीं, यस इक्वल सर, एंड सी अपोजिट। ही है आंसर। नहीं बेटा, बी आंसर है, सी है बी सर। है 15/16 है। 10th का 15 बी बाय है 16 भैया, आएगा सर। क्योंकि अपोजिट इक्वल वाला एंड भी अपोजिट करवाया है। आपने। अरे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सुन ही नहीं रहे चारों लोग। वो वाला नहीं था 15/16, नहीं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला। इसका आंसर 9/16 है। तो 9 है। हाँ बच्चा, आपकी पोल खुल रही है, ध्यान रखना कि मेरे क्लास इलस्ट्रेशंस आपके असाइनमेंट में आ रहे हैं और आप उन्हें नहीं कर पा रहे। सोचिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी लगभग 60% चैप्टर खत्म हुआ है, हमारे 64 पेजेस का चैप्टर हो चुका है ये। तो मैंने कितना डिटेल में कराया आप सोचिए। तो प्लीज गो थ्रू द नोट्स और फिर असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितने भी आपको असाइनमेंट दे रहा हूं ना, वो टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अब आपके पास जो 4th असाइनमेंट आएगा, ये पूरा है ना उस पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज, रिंग हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया, इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप असाइनमेंट करें तो प्लीज थोड़ा सा नोट्स को देखकर आइएगा। एनीवे बेटा, आज का असाइनमेंट काफी इजी था और 2-3 डाउट आपने पूछे वो मैंने बता दिए या दिखा दिए नोट्स में। नोट्स में जाकर एक बार देख लेना, है ना। तो यस सर। इसके बाद बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 डाल रहा हूं मैं इस टॉपिक को, क्योंकि काफी बड़े नोट्स हो गए तो मुझे चैप्टर और हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बच्चों, 11th क्लास में ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बहुत सारे जगह कोचिंग में 11th में ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाते, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। 5-6 पढ़ा है सर। पढ़ा है सर। नहीं ओके, नहीं मैंने पढ़ाया, हाँ मैंने तेरे को तो पढ़ाया हर्षित, तेरे को यस और सर। परिधि को तो मैंने पढ़ाया है। बाकी दोनों लोगों से पूछ रहा हूँ, श्रेया से और इससे ऋत्विक से, 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा है क्या। नो सर। नो। अच्छा ये बताओ हर्षित, मैंने वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में कोई डिस्कशन किया था, याद है या नहीं है। सर किया चलो था। बहुत टाइम हो गया। यस सर। हो सकता है नहीं किया हो, क्योंकि मैं है ना 11th में जब ग्रेविटेशन पढ़ाता हूँ तो बहुत लिमिटेड पढ़ाता हूँ, क्योंकि 11th में ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाना चाहिए, बिकॉज दैट चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो टेंशन मत ले, अभी मैं तेरे से कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मुझसे सुनो बच्चों। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था इस चैप्टर में, F/Q। दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर जो फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर फोर्स की जगह वर्क लिख देना तो बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है F/Q और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W/Q। तो ये आपका नया फिजिकल क्वांटिटी आ गया। तो राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। देखो,
work done to bring unit positive charge, work done to bring unit positive charge from infinity to any point, from infinity to any point from infinity to any point in the electric field of other charge, in the electric field of other charge is called electric potential at that point. Is called electric potential at that point. बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं फुल डेफिनेशन को. Work done to bring unit positive charge from infinity to any point in the electric field of other charge is called electric potential at that point. Correct? लिख लिया? Yes. तो बच्चा Sir. हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी सोर्स चार्ज होगा, कोई कैसा भी सोर्स हो, अपन को मतलब नहीं है. तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप एक यूनिट चार्ज या क्यू चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आए. सपोज हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अभी तो मैंने आपको यूनिफॉर्म दिखा दिया. अब एक चार्ज को इंफिनिटी से आप यहां तक लेकर आए, येलो पॉइंट तक, तो बेटा आपको वर्क करना पड़ेगा. अच्छा, हमें वर्क करना क्यों पड़ेगा ये बता सकते हो? सर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा इसलिए. वर्क क्यों करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में. क्लास के शुरुआत में कुछ बात हुई थी. सर सर किसी भी चीज को अगर Sir, आंसर pose हो. दिया तो Sir. मैं भूला नहीं हूँ मेरे सेंटेंस को. होगा. सर क्योंकि फोर्स लगाएगा ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको मूव करने के लिए वर्क करना पड़ेगा. हाँ, हमें वर्क करना पड़ता है Yes sir. किसी फोर्स के अगेंस्ट. जब हम किसी बॉडी को लेकर जाते हैं, अगर आप एक एम मास की बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हैं, एम मास की बॉडी को वर्टिकली अप लिफ्ट करते हैं, तो आपको mg के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए आपको वर्क करना पड़ता है. सिमिलरली एक स्मॉल क्यू चार्ज को जब मैं इंफिनिटी से येलो पॉइंट तक लाऊंगा, तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. ध्यान रखिए, इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो उस चार्ज को इंफिनिटी की तरफ पुश करेगा, और मैं उसके अपोजिट लेकर आ रहा हूं. भाई आप सोचिए, अगर आप यहां पर एक क्यू चार्ज रख दें तो ये फील्ड इसे थ्रो करेगा ना, फोर्स लगाएगा, और मैं उस फोर्स के अगेंस्ट इसे लेकर आ रहा हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल V होता है, कैपिटल V. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं बेटा, है ना, ध्यान रखिएगा. तो कैपिटल V इज इक्वल टू W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है, वैसे तो इस फार्मूले से जूल पर गुलाम होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन जूल में होता है और क्यू गुलाम में होता है.
लेकिन हम एक नई यूनिट इसे असाइन कर रहे हैं, वोल्ट। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट का सिंबल भी होता है बेटा। डायमेंशन आप निकाल कर दोगे मुझे। चलो, अभी 11th क्लास में चैप्टर पढ़ाया है श्रेया और ऋत्विक आपको। मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए और श्रेया और ऋत्विक आपसे चाहिए पहले, बाकी ये दोनों बाद में बताएंगे। सर ml² t⁻³ i⁻⁻1। हाँ, आई को ए लिखते हैं, एम्पियर, है ना? यस सर, ए। फिर से बोलो, रिपीट करो। ml⁻² t⁻³ a⁻1। यस सर। श्रेया? Sir, ml2 t-2 a-1. अच्छा, ये डिफरेंस आ रहा है आप दोनों में, मैं निकालता हूँ बेटा। वर्क होता है m1l2 t-2, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, करंट a और टाइम t। अच्छा ठीक है सर, t-3. हाँ, तो t-3 होगा। Yes sir. ml2 t-3 और a-1 गेट। कॉपी करो। बच्चों, अगर हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर, तो हम इंफिनिटी से चार्ज को लेकर आएंगे। लेकिन अगर हमें दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बिटवीन टू पॉइंट्स, तो फिर हम चार्ज को इंफिनिटी से नहीं लाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करा देंगे। तो जैसे ये दो पॉइंट मैं बना रहा हूं, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। तो बच्चा, आप चार्ज को ए से बी लेकर जा रहे हैं, ए टू बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ये होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो बच्चों, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इंफिनिटी से लाने की जरूरत नहीं है, ए से बी तक एक चार्ज को मूव कराइए, वर्क निकालिएगा और चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा, बस। तो ये डायग्राम बनाकर ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। बच्चों, डन सर। हम जितना ज्यादा वर्क करेंगे ना, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसी को कॉपी करना पड़ेगा मुझे। छोटा सा क्वेश्चन ये है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपको दिख रहा है,
और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस सर्किल पर 4 पॉइंट मैं लगा रहा हूं, ए, बी, सी एंड डी। बच्चों ए और सी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये सोचिए आप। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ए का पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा या सी का पोटेंशियल ए से ज्यादा होगा? और अभी अभी एक स्टेटमेंट बोला था मैं, आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे चार्ज को मूव कराने में, पोटेंशियल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सर ए ज्यादा होगा सी से। सर ए, सर ए। सबका आंसर गलत है बेटे। डेफिनेशन में मैंने पॉजिटिव लिखवाया था आपको पोटेंशियल में, या नहीं लिखवाया? देखो, वर्क डन टू ब्रिंग, क्या लिखा है आगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव Positive. चार्ज। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को ए से सी तक लेकर जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर, या तो मुझे लग रहा है आपको 11th क्लास का वर्क नहीं करना आता। पड़ेगा। करना पड़ेगा अगर सर। 11th का करना वर्क पड़ेगा। नहीं आता तो 12th हमें स्टॉप करनी पड़ेगी, हम पढ़ा ही नहीं सकते। कैसे पढ़ाएं बताओ? क्यों करना पड़ेगा परिधि? सर करना पड़ेगा सर, एक जगह से दूसरी जगह आएगा और फिर वो। अच्छा मुझे मतलब- बताओ, ए से सी तक अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को मूव करा रहा हूं तो मेरा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। परिधि मुझे लग रहा है आपको खुद को नहीं पता होता कि आप क्या बोल रहे हैं। एक तरफ आप नेगेटिव बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं ए का पोटेंशियल सी से कम हो जाएगा। तो बेटा पहले आप सोचो। जल्दी नहीं, आंसर देना है, बिल्कुल देना है, पर जल्दी नहीं। हर्षित, ए से सी तक अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहा हूं, याद रखिए मैं 11th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 12th का क्वेश्चन नहीं है। वर्क डन 11th क्लास का टॉपिक है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को ए से सी तक लेकर जा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर एक्सटर्नल फोर्स का तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव किसका आएगा? डू यू नो एक्सटर्नल फोर्स सर कौन है? चार्ज का। ओए सर फील्ड लाइन। ये एक बात बता, वर्क हमेशा किसी फोर्स का होता है, चार्ज का वर्क नहीं होता। चार्ज इज नॉट ए फोर्स, फील्ड लाइन इज नॉट ए फोर्स। टेल मी फोर्स। 11th क्लास का पहला लेक्चर जो होता है वर्क का, उसमें यही पढ़ाता हूं मैं। वर्क इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स। हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल? We are not discussing 12th class, remember we are discussing 11th class right now. इस चार्ज पर कितने फोर्स लग रहे हैं? सर 3। कौन कौन से? सर एक तो mg लगेगा और फॉरगेट फिर इट, एक फॉरगेट इट। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ नहीं ले रहे, तो mg छोड़ दीजिए।
अब बताइए बाकी दो कौन है? सर नॉर्मल और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक हे फोर्स। भगवान, ये नॉर्मल किसका आ गया? मैंने कौन सा सरफेस दिया है? सर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आएगा। सर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा और दूसरा जो हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल करेक्ट। ए इस टू बार सी ले ऋत्विक जाने ने के लिए। इस बार जो ऋत्विक ने बोला है ये बहुत स्मार्टली बोला है। आई लाइक इट। ये लैंग्वेज चाहिए मुझे। क्या परिधि mg नॉर्मल है? न्यूटन लॉ थोड़ी ना है, सरफेस का है। या तो हवा में बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव करा रहे। ऋत्विक का आंसर सुनिए सब लोग। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, क्योंकि हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहे हैं। दूसरा फोर्स लगेगा जो हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। अरे मूव कौन करा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस चार्ज को छोड़ देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे राइट में ले जाता, लेकिन मैं उसे लेफ्ट में ले जा रहा हूं। तो ये लेफ्ट में कौन ले जा रहा है भाई? एक्सटर्नल फोर्स लेकर जा रहा है। तो ओनली टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। अरे मेरे भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। 65 पेजेस का चैप्टर पढ़ाया है, उसमें यही पढ़ाया है। और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लेफ्ट में लग रहा है, वरना चार्ज लेफ्ट में जाएगा कैसे बिना एक्सटर्नल फोर्स के? अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को ए पर रखकर छोड़ देते तो क्या होता बताओ? छोड़ देते आप तो क्या होता? सर वो राइट में चला जाता। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सर उसे राइट राइट में में। ले जाता। करेक्ट। लेकिन अगर मुझे ए से सी तक ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब बताओ क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है बेटा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। प्लीज डोंट फॉरगेट 11th क्लास। बिना 11th क्लास में हम, बिना 11th के 12th में कुछ नहीं कर सकते हम बच्चों। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लग रहा है लेफ्ट में, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? वो भी लेफ्ट में है। दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, गलत लिख दिया। ए से सी तक ले जाऊंगा तो पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए आएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। डब्ल्यू एक्सटर्नल पॉजिटिव है तो वीसी माइनस वीए पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट सी पोटेंशियल एट ए से ज्यादा आएगा। ये देखो, ये है पूरा आंसर। यस सर, यस आ गया सर। समझ। तो भैया अगर हम ए से सी जा रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो हम जितना पॉजिटिव वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल एट सी विल बी मोर देन पोटेंशियल एट ए। तो एक कंक्लूजन निकला। वो कंक्लूजन क्या निकला वो यहाँ लिखो आप लोग। चलो लिखो। If we are moving opposite to the electric field, potential increases. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, if we are moving opposite to the electric field, comma, electric potential increases.
बट इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रिवर्स लिखवा रहा हूँ और कुछ नहीं, बट इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric potential decreases. तो बच्चों अगर हम A से C तक जा रहे हैं, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इसलिए C का पोटेंशियल A से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम C से A जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा और A का पोटेंशियल C से कम हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों मैं B से D जाऊं तो B to D, अभी हमारा डिस्कशन था A से C, अब मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, फ्रॉम B to D। तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज। सर डिक्रीज होगा। सर डिक्रीज होगा क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। परिधि बेटा सोच ले तू आराम से, है ना, 2-3 बार दोनों आंसर बोल देती है और हमेशा बोल देती है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, है ना। पहले डिक्रीज इंक्रीज बोल दिया, अब डिक्रीज भी बोल दिया, दोनों आंसर बोल दिए, है ना। सर डिक्रीज ही बोल। क्या दोनों बार डिक्रीज बोला है? यस सर। और हर्षित तुमने क्या बोला है? सर डिक्रीज। अच्छा, ऋत्विक? सर उतना ही रहेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। क्यों? ना तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं और ना ही इसके अपोजिट जा रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे एक्सटर्नल हैं। फोर्स का वर्क डन कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा तो देन पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज, क्योंकि अपना सीधा सीधा डेल्टा V जो होता है दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q होता है। तो अगर तुम इफ यू आर सेइंग W एक्सटर्नल इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल मस्ट इंक्रीज, फिर आप सेम क्यों बोल रहे हो? ऋत्विक ये बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपने पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि जब B से D आ रहे हैं तो जो फोर्स लगा रहा है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको राइट की तरफ ले जा रही है, लेकिन वो उसका अगेंस्ट फोर्स लगा के D तक आ रहा है। बेटा अगेंस्ट लगाओगे तो फिर लेफ्ट में अगेंस्ट नहीं, लगाओगे ना। मतलब उसके नॉर्मल में भी मेरा बच्चा आराम से, आप डिस्कस कर रहे हो ना, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं और डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है राइट में, करेक्ट। और आप कह रहे हो एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक मिनट इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स है EX एक्सटर्नल। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स B से D लगा दोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैंसिल हुआ ही नहीं ना, हमें तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल करवाना है। यस सर। तो गड़बड़ हो गई कुछ, सोचो। तो बेटा हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर कैंसिल करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट ही लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर अगर एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट हो गए तो इसको नीचे कौन लेकर जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो बेटा नीचे हम इसे मूव करा रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट और ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी, बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं। तो नो एनी फोर्स इज नीडेड टू मूव फ्रॉम B to D। रिमेंबर, किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है
तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती। तो बी से डी ले जाने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स को लगाना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। अब एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम बी टू डी। So force and displacement are perpendicular, so work done by external force is 0. और अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है तो बी से डी ले जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज आल्सो 0। तो बी और डी का पोटेंशियल सेम आएगा। इसलिए तुम्हारा आंसर सही था ऋत्विक, लेकिन लॉजिक गलत था। Got it, sir. आपका आंसर सही था, पोटेंशियल एट बी एंड डी विल बी सेम, बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन क्यों होगा वो मैंने एक्सप्लेन किया है, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कितनी भी बुक पढ़ लेना। क्योंकि मैं बेटा 11th और 12th को मर्ज करके पढ़ाता हूँ हमेशा, इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि 12th पढ़ने से पहले हमारे 11th के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो। तो बच्चों एक स्टेटमेंट और लिख लो, फिर आज का लेक्चर का काम कंप्लीट। बस एक स्टेटमेंट लिख लो। मैंने पहले आपको लिखाया था, इफ वी आर मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, बट इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसी में चाहो तो एक लाइन और ऐड कर लो, इफ वी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, बी से डी जाने में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। If we are moving perpendicular to the electric field, then potential remains same. If we are moving perpendicular to electric field, then potential remains same. ये कच्चा पक्का जो भी मैंने लिखा है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। वेरी गुड ऋत्विक, आज आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। बेटा मेंटेन रखो, बोलने की इसी तरह कोशिश करो, हेजिटेशन चला जाएगा कुछ दिनों में, बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। Yes, sir. चलो तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूँ। सर हाँ बेटा। सर ये सेकंड चैप्टर है क्या? नहीं, फर्स्ट चैप्टर है। सर सेकंड वाला भी तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अरे शायद बुक में एनसीईआरटी में 2 दे रखे होंगे हम लोग। हाँ, इसको मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी में पोटेंशियल शायद अलग किया हुआ है। यस सर, ये एक तो सेकंड चैप्टर चैप्टर है एनसीईआरटी। नहीं सर, एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर है, है। चलो हाँ, कैपेसिटेंस मैंने भी वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 लिखा है ना, इसे ये मान लो सेकंड ही है। मैं एनसीईआरटी कभी देखता ही नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा 22 साल में। बच्चों से पूछता रहता हूँ एनसीईआरटी में क्या दिया है। मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो फिजिक्स भूल जाता हूँ मैं, तो मैं कभी एनसीईआरटी नहीं देखता, ना ही मैं उसे फॉलो करता हूँ। मैं अपने कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, न्यूटन को फॉलो करता हूँ, कुलाम को फॉलो करता हूँ, किसी बुक को नहीं करता। तो मुझे बेटा एग्जैक्टली नहीं पता होता एनसीईआरटी में क्या है। आप एक बार देख लेना, मैं आप ही से पूछ लूंगा और दूसरे बच्चे को बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट से चलते हैं, और कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं छूटेगा। तो शायद सेकंड चैप्टर होगा, उसमें पोटेंशियल अलग दे रखा होगा, देख लेना। और है ना, हाँ एक और बात, एक और चैप्टर है कैपेसिटर नाम का। हम लोग Yes, sir. कैपेसिटर को अलग से चैप्टर मानते हैं। एनसीईआरटी ने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही घुसा रखा है उसे। यस सर, वो सेकंड चैप्टर में हाँ, कैपेसिटेंस। सेकंड में होगा। तो रुको, मैं है ना उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कैपेसिटर को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, जो सेकंड थर्ड चैप्टर होगा शायद एनसीईआरटी का। सर थर्ड कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर हम करंट के बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें करंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेटा। तो हम लोगों का जो ऑर्डर होता है ना बेटा, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि बच्चे को कब क्या समझ में आएगा, उसका बहुत ध्यान देते हैं, है ना? चलो बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमारा स्टार्ट हो गया कैपेसिटर। बहुत तेज चल रहे हो तुम लोग, या तो मैं स्लो चल रहा हूँ शायद, है ना? मैं काफी स्लो हूँ यार, देखो ना कितना डिटेल पढ़ा दिया। देखो एक बार दोबारा से नोट दिखाता हूँ तुम्हें। अब बताओ कितने सारे पेजेस हो गए। ये भेज दूं मैं आज आपको पूरा पीडीएफ? यस सर। चलो, इसका बनने में ही टाइम लगेगा पीडीएफ, तो मैं सेंड करता हूँ, पहले क्लास एंड करता हूँ। चलो बाय बाय सर। टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना भैया, और असाइनमेंट कर लेना। यस सर।